स्वागत है बच्चों वापस से आप सभी का हमारे और आपके ई क्लासेस में। तो आज हम आप लोगों के लिए सीबीएसई सैंपल पेपर सॉल्यूशन लेकर के आए हैं और आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन बी के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन ए के बारे में बात किया था, जहां पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे थे, जो सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के थे। आज मैं आप लोगों के लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मतलब सेक्शन बी, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे और कुछ क्वेश्चंस में डबल क्वेश्चंस होंगे और करके, तो वो दोनों क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों को करवाऊंगा इस लेक्चर में। ठीक है ना बच्चों? तो फिर चलिए आज का क्लास हम लोग इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सेक्शन बी मतलब 21 नंबर क्वेश्चन, 20 तक तो हम लोगों ने कर लिया था। तो अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या बोल रहा है? प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, मतलब √2 को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है। वैसे आप लोगों को तो पता होगा कि √2 तो इरेशनल नंबर होता ही है। अब यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को प्रूफ करना है कि जो √2 है वो सच में इरेशनल होता है, इरेशनल नंबर होता है या नहीं होता है। तो चलिए, और आज मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ कहाँ कहाँ कितने कितने मार्किंग होंगे, ठीक है, स्टेप मार्किंग, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लोग क्या मानेंगे कि हम लोग पहले एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस सपोज दैट, या ऐसे मानते हैं कि लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं ना कि √2 क्या है, √2 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसी के जरिए आगे बढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि कैसे ये सॉल्व होता है, तो सबसे पहला काम हम लोग मान लेते हैं कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और जब रैशनल नंबर है तो आपको पता होगा विच इज इन a/b फॉर्म, जो कि a/b के फॉर्म में होगा, और वेयर जो मेरा a एंड b होगा आर वो को प्राइम होगा। क्या होगा? वो को प्राइम होगा। और आपको पता है ना प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिसका 1 या फिर वो खुद का नंबर जिसका मल्टीफैक्टर हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या किए हैं कि √2 को क्या मान लिए? प्राइम नंबर मान लिया, सॉरी, √2 को हम लोग रैशनल नंबर मान लिए, तो ये a/b के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? b को हम लोग भेज देते हैं उस तरफ, तो क्या हो गया? √2 इंटू b हो गया और इधर a का a रह गया। अब हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि रूट हट जाए, है ना। स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि रूट हट जाए। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो √2b का होल स्क्वायर हो गया और इधर a का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करोगे तो √2 का स्क्वायर कितना होता है? √2 का स्क्वायर बताइए, तो 2 हो जाएगा, और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या निकल गया? फाइनली ये इक्वेशन निकल गया हम लोग का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस 2 यहाँ पे है, तो ये 2 का क्या मतलब है कि ये 2 जो है वो इस a का फैक्टर है। ठीक है, इस a का फैक्टर है 2, क्योंकि अगर हम उस 2 को उस तरह भेजेंगे तो ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, मतलब ये एक स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि देयरफॉर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2a स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स a। अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है तो जाहिर सा बात है कि जो 2 है वो a को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, समझ में आया? इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि लेट, अब हम लोग ना a का जगह पे क्या ना 2c पुट कर देते हैं। ठीक है, c क्या है? एक इंटीजर्स है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब इस 2a का जगह यहाँ पे 2c पुट कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस चीज को a के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो नाउ अब यहाँ पे एक बात बताओ, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर था, a का जगह हम यहाँ क्या पुट कर दिए? 2c पुट कर दिए, तो a का स्क्वायर था तो ये 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? इधर रह गया। ठीक है, आगे सॉल्व अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 2b का स्क्वायर
2b² इज इक्वल टू, इधर क्या था 2 का स्क्वायर और c का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, c का स्क्वायर c² हो गया। अब देखो यहां से ये 2 से ये 4 कट गया 2 बार में, तो कितना बचा b² इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर बचा। ठीक है, अब इसका मतलब इस इक्वेशन से देखो आपको क्या दिख रहा होगा कि ये जो 2 है वो b² को भी डिवाइड कर दे रहा है, क्योंकि अगर ये 2 इस तरफ आएगा तो b²/2 डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब यहां पे क्या दिख रहा है कि जो 2 है 2 डिवाइड्स b²। अगर 2 b² को डिवाइड कर दे रहा है तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर देगा। समझ में आया? तो अब यहां पे एक चीज आप लोग गौर करो, ठीक है, यहां देखो, यहां 2a को भी डिवाइड कर दे रहा था और यहां पे 2b को भी डिवाइड कर दे रहा था, लेकिन हम लोग यहां पे क्या माने कि a और b क्या है, को प्राइम है, मतलब उसका एक ही फैक्टर आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन यहां पे देखो क्या हो गया, 2 भी दोनों का फैक्टर आ गया। इसका मतलब है हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, है ना बच्चों। 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है a और b का, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग एज्यूम किए थे कि जो √2 रैशनल नंबर है वो क्या हो गया, इररेशनल नंबर हो गया। मतलब यहां पे क्या कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। बात समझ में आया बच्चों? तो हम लोग इसके बाद क्या लिखेंगे, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि दिस contradiction has arisen because our assumption that √2 is a rational number is wrong। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो देयरफॉर यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, कि देयरफॉर √2 इज एन इररेशनल नंबर, प्रूव। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को प्रूव्ड कर दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर है आप सभी को? एक बार देख लो अच्छे से। तो समझ में आया बच्चों? यहां पे हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो मान लिया कि √2 रैशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि हमको इररेशनल प्रूफ करना था, तो हम लोगों ने इसका ऑपोजिट मान लिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, अगर ये रैशनल नंबर होता है तो सीधा सा बात है ये a/b फॉर्म में होगा, ठीक है, और a/b मैंने b को उधर भेजा, स्क्वायरिंग कर दिया, तो यहाँ पे क्या पता चला कि जो a² है ना, जो उसको 2 डिवाइड्स कर रहा है, ठीक है, 2 डिवाइड्स a², मतलब 2 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है। तो अगर a² को 2 डिवाइड कर रहा है तो जाहिर सा बात है 2a को भी डिवाइड करेगा। वैसे अब हम a के जगह पे 2c पुट कर दिए और यहाँ पे इसको आगे a का जगह यहाँ पे पुट करने के बाद क्या दिखा कि b² 2c² आया। इसका मतलब ये जो 2 है वो b को भी डिवाइड कर दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 2 है वो कॉमन फैक्टर आ गया a और b का, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर वो इररेशनल नंबर है, हम लोगों ने उसको अगर a और b को को प्राइम माना है तो एक से ज्यादा उसका फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा कि 2 भी उसका फैक्टर आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया और जो हम लोग एज्यूम किए थे कि √2 क्या है, रैशनल नंबर है, वो क्या हो गया हम लोग का, गलत हो गया, वो एजम्पशन इनकरेक्ट हो गया। इसलिए हम लोग का कंक्लूजन क्या निकला कि जो √2 है वो क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, √2 क्या है, रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्टेप मार्किंग का, तो एक बात आप लोग गौर करो, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और स्टेप मार्किंग में आपको जो डिवाइड किया जाएगा, जो स्टेप मार्किंग आपको दिया जाएगा वो हाफ मार्क्स का दिया जाएगा। इसका मतलब है अगर आप यहां से यहां तक सॉल्व करते हो तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, अगर आप यहां से यहां तक सॉल्व करते हो तो भी आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। तो देखो इतना सॉल्व करने के बाद आपको 1 मार्क्स मिलेगा, उसके बाद आप यहां से यहां सॉल्व करोगे तो हाफ मार्क्स मिलेगा, और लास्ट में जो कंक्लूजन का पार्ट है पूरा, तो वहां भी आप लोगों को क्या मिलेगा, हाफ मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से जो स्टेप मार्किंग है आपको दिया जाएगा और ये हाफ मिलके टोटल कितना हो गया, 2 मार्क्स हो गया। और ये क्वेश्चन भी कितने मार्क्स का था, 2 मार्क्स का था। ठीक है बच्चों, क्लियर है आप सभी को? तो स्टेप्स
बनाओ। आंसर नहीं आता है अगर आप लोग का, तो उसको आपको पूरे मैथ को काटने का जरूरत नहीं है। आप जहां तक बनाए हो आप वहां तक बना के छोड़ दो, आपको स्टेप मार्क्स जरूर मिलेंगे। या फिर अगर आपको लास्ट में टाइम बचता है तो जो आप छोड़े थे आप उसको फिर इजीली कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या बोल रहा है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आपको फिगर में दिख रहा होगा कि जो ABCD है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:3। इसका मतलब है कि जो पॉइंट है जो आपको दिख रहा है, कौन सा पॉइंट, P पॉइंट है, वो AB को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये AB क्या हो गया 2 रेशियो और ये 3 रेशियो, मतलब 2:3 में डिवाइड कर रहा है। एंड Q डिवाइड्स DC, और जो Q है वो DC को डिवाइड कर रहा है कितने रेशियो में, 4:1। मतलब यहां से यहां तक का रेशियो 4 है और यहां से यहां तक का क्या है 1 है, 4:1 में डिवाइड कर रहा है। तो क्या बोला हम लोग को निकालने, बोला है कि प्रूफ डैट, अच्छा प्रूफ करना है OC इज हाफ ऑफ OA। ये जो OC है ये OA का हाफ होगा। ठीक है, आपको ये चीज प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ होगा, तो याद रखिएगा जब भी आपको ये सब क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन मतलब जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या बोला है कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। और जो P डिवाइड कर रहा है AB को, P डिवाइड्स AB इन द रेशियो, कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इन द रेशियो 2:3। और वैसे ही जो Q है वो Q डिवाइड्स DC इन द रेशियो 4:1। चलिए ये गिवन डेटा हम लोग को दिया हुआ था। अब हम लोग क्या लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं टू प्रूव। क्या लिखते हैं, टू प्रूव, मतलब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि OC इज हाफ ऑफ OA। OC इज हाफ ऑफ OA, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज जो OC है वो क्या प्रूफ करना है, हाफ ऑफ OA। OA का आधा होगा OC। ठीक है ना, यही प्रूफ करना है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग ये वाला लिखोगे आपको इतना में हाफ मार्क्स मिल गया। सोचो इतना लिखोगे हाफ मार्क्स मिल गया, फिगर बना दोगे हाफ मार्क्स मिल गया। तो क्या हुआ, 1 मार्क्स तो आपका यही हो गया। अब बाकी का जो 1 मार्क्स है वो इसके पूरे सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, हाफ ऑफ करके। चलिए इतना लिखने के बाद क्या करना है, अब हम लोग को प्रूफ पे आना है, क्योंकि अब हम लोग को प्रूफ करना है। तो जब हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट कर देंगे तो हम लोग लिखेंगे PROOF, प्रूफ। ठीक है ना, टू प्रूफ लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रूफ लिखेंगे जब हम लोग उस चीज को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला बात, हम लोग जो भी डेटा लेंगे वो हम लोग गिवन से लेंगे। ठीक है, जो भी गिवन में हम लोग को डेटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम में। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ABCD पैरेललोग्राम है इसका मतलब है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड होते हैं वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। क्योंकि हम लोग को देखो इसका रेशियो और इसका रेशियो दिया हुआ है, ये दोनों साइड्स का तो काम ही नहीं है। तो इसका मतलब है हम लोग लिख सकते हैं कि अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो इसके जो अपोजिट साइड है, मतलब AB और DC, वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। है ना बच्चों, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब उस हिसाब से एक बात बताओ मेरे को, क्या हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं कि देयरफॉर अगर हम यहां से AP निकाल ले और AP बाई AB, क्या हम लोग AP बाई AB को क्या लिख सकते हैं, जरा देखना। तो AP क्या है, 2 है रेशियो, और पूरा AB क्या हो गया, अगर ये 2 है ये 3 है तो पूरा AB क्या हो गया, 5 हो गया। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि AP बाई AB 2/5 लिख सकते हैं। एंड और वैसे ही हम लोग इसको देखो यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, क्या हम लोग, अब हमको QC चाहिए ना। ठीक है, तो क्या हम लोग QC बाई DC को लिख सकते हैं 1/5। अब आप पूछोगे कि हम लोग QC को ही क्यों लिए, DQ को क्यों नहीं लिए, क्योंकि सीधा सा बात है, अगर हम लोग को यहाँ पे बोला है कि AO और OC का बात कर रहा है तो इसका मतलब हम लोग को ये दो ट्रायंगल को
क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा, तभी आएगा। तो उस दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए AP चाहिए और QC चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने AP बाई AB निकाल लिया और QC बाई QC बाई DC निकाल लिया, तो ये 1/5 हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे देखो। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इस AB को उस तरफ भेज देते हैं, ठीक है, और बाकी सबको हम लोग इस तरफ लेके आ जाते हैं। क्लियर है बच्चों? तो अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या हम लोग इस AP को ये ऐसा करते, AB को उधर ही भेज देते, सिर्फ बस इतना ही कर देते हैं। तो 2/5 AB हो गया। ठीक है, ये AP का हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया। और वैसे ही अगर हम लोग इस तरफ बात करें तो क्या हम लोग QC को लिख सकते हैं, 1/5 DC डिवाइड से उधर मल्टीप्लाई में चल गया। चलिए, ये हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, AB बाई DC को ना हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखिए आप लोगों को समझ में आया। तो AP का वैल्यू और QC का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया। तो इतना बनाने के बाद हम लोग को क्या हो गया, 1 मार्क्स मिल गया। ठीक है बच्चों, 1 मार्क्स मिल गया। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स हम लोग को और लाना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं कि नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है बात करेंगे, तो AOP का बात करेंगे पहले हम लोग, AOP एंड ट्रायंगल। और फिर कौन ट्रायंगल का बात करेंगे, QOC के बारे में बात करेंगे, या COQ के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, ये 2 ट्रायंगल ले लिए। अब देखो ये 2 ट्रायंगल में आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये वाला जो होगा एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का केस बन रहा है। और यहाँ देखो ये वाला एंगल देखा, और ये वाला एंगल, ये दोनों भी एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। तो क्या होगा, AB पैरेलल हो जाए किसके, DC के। तो यहाँ पे अल्टरनेट का केस बन गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहला क्या हो गया कि एंगल AOP जो हो गया वो इक्वल हो गया एंगल COQ के। Q इक्वल हो गया तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, है ना बच्चों। अब हम लोग अगर बात करें तो एंगल QCO, QCO, और इस तरफ एंगल OAP, ये दोनों भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्यों हो गया इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गया। ठीक है बच्चों, OAP। ठीक है, अब यहां पे देखो तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल AOP है वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया, सिमिलर। अब देखो एक एंगल A के इक्वल क्या था, C था, तो A का जगह पे C रखेंगे। O के तो इक्वल O था, बच क्या गया Q, तो COQ के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। कौन सा सिमिलैरिटी, तो AA सिमिलैरिटी, है ना। AA सिमिलैरिटी से क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि जब ये सिमिलर हो गया है, ठीक है, तो यहां से देखो इसका जो AO है और इसका जो CO है, ठीक है, इसका जो AO है और इसका जो CO है वो इक्वल हो जाएगा। इसका जो OP है और इसका जो OQ है इसके इक्वल हो गया। ठीक है, कब होगा ये सब, जब हम लोग 2 ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे। और ये वाला जो इसका जो AP है, इसका जो AP है और इसका जो CQ है वो भी इक्वल हो गया। ठीक है ना, ये तीनों क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा जब हम 2 ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे। तो अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे सीधा प्रूफ के बारे में। तो प्रूफ क्या बोला है, प्रूफ बोला है OC/OA का हाफ होना चाहिए। ठीक है, अब देखो OC रखना है, ठीक है, क्या रखना है, OC किधर है, OC रखना, AO रखना, मतलब ये काम करना है। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कि AO को रखना है और OC, इसको OC कर देते हैं। ठीक है, OC को रखना है इज इक्वल टू, अब OP बाई OQ का काम है क्या, यहाँ पे कहीं OP बाई OQ का काम है, नहीं है, AP बाई CQ का काम है। तो यहाँ पे इसको हम लोग हटा के, ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो सीधा से पता ये इसके भी बराबर होगा। तो AP बाई CQ को रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस चीज़ को रखते हैं। हम लोग यहाँ पे फाइनली जो वैल्यू हम लोगों ने पुट किया है, वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, यहाँ पे हम लोग उन वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रूफ में OA OC बोला है ना, तो क्या हम इस AO को लिख सकते OA, कोई दिक्कत नहीं है।
और इसको OC लिख सकते हैं। चलिए यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो AP का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ क्या निकाला, AP 2/5 AB निकाला है, तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। OA को लिख सकते हैं 2/5 AB, ठीक है। अब वैसे ही OC को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ तो, OC को हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा QC सॉरी, हाँ QC को लिख सकते हैं 1/5 DC। तो यहाँ पे जो QC था उसका जगह क्या लिख दिया 1/5 DC लिख सकते हैं, क्लियर है। और ये हम लोगों ने कहाँ से वैल्यू पुट किया, तो हम लोगों ने साइड में लिख देंगे कि ये हम लोगों ने पुट किया फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन से हम लोगों ने ये वैल्यू पुट किया। AP का जगह हम लोगों ने क्या रख दिया 2/5 AB, और CQ का जगह हम लोगों ने रख दिया 1/5 DC, ठीक है। अब गौर यहाँ से अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, गौर से देखोगे, तो देखो 5 से 5 कैंसल आउट हो गया, ऊपर में क्या बचा 2, नीचे में क्या बचा 1, ठीक है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन 2 कर देते, क्योंकि हम लोगों ने 2 से पुट किया और इस पूरे इक्वेशन को हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन में पुट किया। अब यहाँ देखो ये AB और DC ये भी तो कैंसल आउट हो जाएगा। AB और DC कैंसल आउट क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो AB और DC इक्वल है, हम लोग इक्वेशन 1 में देखे थे, तो ये कैंसल आउट हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस OC को भेज दो उस तरफ, इस 2 को ला दो इस तरफ, तो क्या हो गया OC इज इक्वल टू 2 इस तरफ आ गया, तो OA, और यहाँ पे 1 उस तरफ 2 इस तरफ, तो 1/2 OA। तो यहाँ पे देखो क्या यही प्रूफ करना था, बताओ तो, क्या यही प्रूफ करना था कि OC इज इक्वल टू हाफ ऑफ OA। यहाँ देखो क्या प्रूफ करना था, OC इज इक्वल टू हाफ ऑफ OA। OC इज हाफ ऑफ OA, मतलब जो चीज़ हम लोग को बोला था इस क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को इजीली बिना ज़्यादा टाइम गवाए अच्छे से समझ के बेसिक्स चीज़ें कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करके इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरह से सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के बाद मिलेगा 2 मार्क्स, 1 मार्क्स इस तरफ और 1 मार्क्स इस तरफ, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, 2 tangents PA and PB are drawn to a circle with center O. At a point E on the circle, a tangent is drawn to intersect PA and PB at C and D, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला कि जो PA है और PB है वो क्या है, टैंजेंट है, ठीक है। और उस हिसाब से देखा जाए तो C भी क्या हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया बच्चों, ठीक है। और देखो यहाँ पे खैर वो सब बातें बाद में करेंगे। PA 10 दिया हुआ है, बोला है पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम लोग फिगर को अच्छे तरह से समझ लेते हैं। यहाँ देखो P क्या हो गया, एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो PA PB टैंजेंट हो गया, ठीक है। वैसे देखो C भी तो एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो क्या CA और CE ये भी टैंजेंट हो गया। उस हिसाब से देखो D भी एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो DB और DE वो भी क्या हो गया, टैंजेंट हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग को 3 एक्सटर्नल पॉइंट दिख रहे हैं और टैंजेंट्स दिख रहे हैं। तो देखिए इस इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आंसर, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, अभी मैंने आप लोगों को सिखाया ना, सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे। क्या क्या दिया हुआ कि PA एंड PB क्या है, टैंजेंट है, टैंजेंट्स ये दोनों क्या है, टैंजेंट्स है, ठीक है, जो कि C और D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या बोला है, PA 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, अच्छा उसको इग्नोर करते हैं हम लोग, उतना ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है, सीधा हम लोग बात करते हैं कि फाइंड क्या करना। तो यहाँ पे हम लोग को प्रूफ नहीं करना, यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है, तो टू फाइंड लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। देखो तो कौन सा ट्रायंगल है, PCD, मतलब इस ट्रायंगल को हम लोग को क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का तो फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल के साइड्स को हम लोग अगर ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए
अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो प्रूफ नहीं लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ कि C क्या हो गया, C इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट। C अगर एक्सटर्नल पॉइंट हो गया तो उस हिसाब से CA एंड CE आर टेंजेंट्स। CA और C क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट अगर सर्कल में ड्रॉ होते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जो CA होगा वो CE के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पहला चीज़ ये हो गया। अब हम लोग दूसरे पे बात करते हैं। एंड अब यहाँ पे देखो D भी क्या हो गया, D इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, D इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। D एक्सटर्नल पॉइंट हो गया तो उस हिसाब से क्या लिख सकते हैं कि जो DB है या BD है, जो BD है वो किसके इक्वल हो जाएगा, या फिर पहले ऐसे लिखते हैं कि जो BD है, BD एंड और कौन सा है DE, BD एंड DE आर टेंजेंट्स। ये भी क्या हो गया, टेंजेंट्स हो गया, ठीक है। ये भी क्या हो गया, टेंजेंट्स हो गया। उस हिसाब से लिख सकते हैं कि जो BD होगा वो DE के भी इक्वल हो गया। इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक है। ये दो बातें क्लियर हो गई हम लोग को। कौन सी दो बातें, कि ये वाला जो लाइन है, ठीक है, और ये वाला जो लाइन है वो दोनों आपस में इक्वल हो गया, दोनों टेंजेंट्स। और ये वाला जो टेंजेंट्स है और ये वाला जो टेंजेंट्स है, ये दोनों टेंजेंट्स भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बड़े वाले पे, बड़े वाले टेंजेंट्स, ठीक है। और क्या बोला है कि ना हो, एक बात बताओ, PA और PB भी तो बराबर होगा, PA और PB भी तो बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये टेंजेंट्स है, ये भी क्या है, टेंजेंट्स है, एक्सटर्नल पॉइंट्स है। तो PA और PB ये दोनों कितने हो जाएंगे, 10 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर गिवन में दिया हुआ है। अब हम लोग फाइनली बात करते हैं पेरीमीटर का। इतना सब कुछ निकालने के बाद अब हम लोग बात करते हैं फाइनली पेरीमीटर निकालते हैं। सो PA प्लस PB, बताओ तो PA प्लस PB को ऐड करोगे तो कितना होगा, तो PA भी 10 और PB भी 10, ठीक है। अब देखो PA को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये देखो ये पूरा PA है ना, PA को लिख सकते हैं PC प्लस AC या CA, PC प्लस CA लिख सकते हैं। PA को क्या लिख सकते हैं, PC प्लस CA लिख सकते हैं PA को। वैसे PB को क्या लिख सकते हैं, ये PB बड़ा वाला है ना, तो PD प्लस BD लिख सकते हैं, PD प्लस BD लिख सकते हैं ना बच्चों। और ये दोनों का ही सम कितना है, 10 प्लस 10 20 दिया हुआ, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे PC रह गया प्लस CA किसके बराबर है, CE के बराबर है। तो क्या हम CA का जगह CE लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। PD को PD छोड़ देते हैं और प्लस BD का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो BD का जगह DE लिख सकते हैं। तो BD का जगह DE लिख दिए और ये किसके बराबर हो गया, 20 के बराबर हो गया। तो ये सब कहाँ से आया, तो हम लोग लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है बच्चों। ये 1 और 2 इक्वेशन से आया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ PC का PC रख दो और यहाँ देखो ये CE और DE, देखो तो क्या बन रहा है फिगर में, CE, ये जो CE है और ये जो DE है, ये दोनों को ऐड करो, देखो CD बन रहा है। क्या बन रहा है, पूरी CD बन रहा है। तो ये दोनों का जगह लिख सकते हैं CD और प्लस यहाँ पे PD बच गया, जो कि क्या आया, 20 आ गया। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, देखो PC CD और PD, PC CD और PD, ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल के साइड्स आ गए ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये तीनों ट्रायंगल के साइड्स को जोड़ के 20 आ रहा है। तो सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कौन सा था, PCD इज इक्वल टू 20 क्या था, सेंटीमीटर ना, तो 20 सेंटीमीटर। तो देखो पेरीमीटर फाइनली हम लोगों ने
सॉल्व कर लिया। तो इस क्वेश्चन का ये हो गया सही जवाब। ठीक है, तो इतना करने पे आपको मिलेगा 1 मार्क्स और इतना करने पे आपको मिलेगा 1 मार्क्स, तो 2 मार्क्स हो गया। इस तरह से स्टेप डेविएशन आप लोगों को मिल रहा होगा। ठीक है, मतलब मार्क्स मिल रहे होंगे। इतना करोगे हाफ मार्क्स, इतना करोगे हाफ मार्क्स, इतना करोगे हाफ मार्क्स और इतना करोगे हाफ मार्क्स, तो टोटल हाफ 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 करके 2 मार्क्स बन गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है? इफ tan थीटा a प्लस बी, अच्छा इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड ए बी। ये बीच वाला हम सही बता दें, ये बीच वाला हम पढ़ते नहीं है। ठीक है, मतलब खैर आप लोग पढ़ लो। मतलब जो a प्लस बी होगा वो 90 से कम होगा और जो a होगा वो b से ज़्यादा होगा। इसका कहने का मतलब ये कह रहा, मतलब यही है। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, खैर उसको इग्नोर करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो tan a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है √3, ठीक है, एंड tan a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ? 1/√3। ये 2 चीज़ें दी हुई है हम लोग को। ठीक है, एक बात बताओ, क्या हम लोग tan a प्लस बी को ऐसे ही छोड़ के ये √3 को अगर हम tan के रिस्पेक्ट में लिखे तो कौन से का ये फॉर्मूला होता है √3? तो √3 tan 60 का फॉर्मूला होता है, 60 डिग्री का। तो लिख सकते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। वैसे ही एंड यहाँ पे अगर बात करें tan a माइनस बी, तो क्या हम 1/√3 किसका फॉर्मूला होता है? तो tan 30 डिग्री का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ से tan कैंसल आउट हो गया, तो देयरफॉर a प्लस बी क्या मिला हम लोगों को? 60 मिला, इक्वेशन 1 मान लो। एंड वैसे ही a माइनस बी इज इक्वल टू 30 मिला। ठीक है ना। देखिए इतना बनाइए, हाफ मार्क्स लेके जाइए। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करिए और मार्क्स लेके जाइए। तो यहाँ पे इतना सॉल्व करने के बाद हम लोग फाइनली ये जो दोनों इक्वेशन है वो दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन लगा लो या एलिमिनेशन लगा लो, आपको जो सुविधा है, मतलब आपको जिससे आसानी हो रहा है आप वो लगा के इसको सॉल्व कर लो। तो हम क्या करते हैं? एलिमिनेशन लगाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? एलिमिनेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम 1 और 2 का एलिमिनेट करेंगे तो एक बात यहाँ पे ध्यान से दो, मतलब ध्यान दो कि a प्लस बी कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, और वैसे ही a माइनस बी कितना है? a माइनस बी कितना है? 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। a माइनस बी कितना है? 30 डिग्री। अगर हम ये दोनों को ऐड करते हैं तो ध्यान दो, अगर हम ये दोनों को ऐड करते हैं तो ये b भी कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो क्या बचा? a प्लस a, तो 2a बचा इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा? 60 प्लस 30 तो 90 हो गया। ठीक है, उस हिसाब से a का वैल्यू क्या निकल गया? 90/2, मतलब a का वैल्यू क्या निकल गया? 45 डिग्री। ठीक है, तो a का वैल्यू हम लोगों ने तो निकाल लिया। अब इस a को पुट कर देते हैं किसमें? पुट इन इक्वेशन 1 या 2, किसी में पुट कर सकते हो आप। तो हम पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या था? a प्लस बी 60 डिग्री था, तो a प्लस बी 60 डिग्री था। अब a का वैल्यू हम लोगों ने क्या पुट किया? 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। 45 को उधर भेज दो तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 हो गया। तो b का वैल्यू क्या निकल गया? 45 में से 60 चला गया, तो कितना बचा? 15 डिग्री। कितना बचा? 15 डिग्री बचा। अब यहाँ पे गौर से देखोगे गौर से तो दिखेगा a 45 निकल गया और b क्या निकल गया? 50 निकल गया। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे कि a निकल गया 45 डिग्री और b निकल गया 15 डिग्री, जो कि मेरा फाइनल सही आंसर हो गया। अब देखो दोनों को प्लस करो 60 आएगा और दोनों को माइनस करो 30 आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब, अब यहाँ देखो क्या बोला था? a और b को जोड़ोगे तो 90 से कम आएगा। सीधा सा बात है, a और b को जोड़ो, 60 आ रहा है तो 90 से कम ही है और a बड़ा होना चाहिए b से। देखो a कितना निकला? a निकला 45 और b निकला 15, तो सीधा सा बात है a बड़ा ही है ना, a क्या है? b से बड़ा है। तो वो दोनों कंडीशन को
ये जो सॉल्यूशन है वो सेटिस्फाई भी कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दरअसल ये क्वेश्चन और में दिया जाएगा, या तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो या तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो जो आपको लग रहा आसान आप उसको सबसे पहले सॉल्व करो। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या, एक ही को सॉल्व करना है, और में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, इस और को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है कि 2 कॉसेक स्क्वायर 30 प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60। ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। 2 कॉसेक स्क्वायर 30 प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 10 के बराबर है। तो बोला ये जो x है ना, ये जो x है इसका वैल्यू सॉल्व करना है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा वो आप लोगों को निकालना है। तो कैसे होगा, सिंपल है, सभी के वैल्यू पुट कर दो। 2 स्क्वायर को अभी के लिए भूल जाओ, कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होता है, तो कॉसेक 30 का वैल्यू जानने के लिए सबसे पहले आप बताओ साइन 30 कितना होता है, तो साइन 30 1/2 होता है। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, उसका उल्टा मतलब 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस 30 का क्या हो गया, वैल्यू 2 हो गया। अब कॉसेक का स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस एक्स का जगह एक्स रह गया, साइन 60, साइन 60 का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2। अब साइन का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस 3/4। tan 30 का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/√3। तो tan 30 का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, जो कि 10 के बराबर है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 है ना जी, तो ये 8 हो गया, प्लस x का x रह गया, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 3/4 हो गया, और x के साथ हो गया जो कि माइनस 3/4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, जो कि 10 के बराबर है। अब यहाँ देखो, यहाँ से 3 यहाँ से 3 कैंसल आउट हो गया। अब एक काम करते हैं हम लोग, सब नंबर को उस तरह भेज देते हैं सिवाय x के। तो यहाँ पे देखो 3/4x ऐसे ही रह गया, उधर देखो 10 था, यहाँ पे माइनस 3 कट गया, 1/4 बचा, उस तरह भेज दिए, तो माइनस 1/4 हो गया, सॉरी माइनस से उधर जाके प्लस हो गया, और 8 प्लस में था उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कर देते। ठीक है, कहाँ सॉल्व कर, इधर नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते। चलिए, तो क्या बचा, 3/4 x इज इक्वल टू कितना बचा, अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो 4 आ गया। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 के टेबल में 4, 4 बार में, तो 4 × 10 40, फिर प्लस 4 के टेबल में 4 1 बार में, तो 1 1 जा 1, माइनस 1 के टेबल में 4 4 बार में, तो 8 4 जा 32। चलिए सॉल्व करने के बाद इतना आ गया। अब हम लोग लिख सकते हैं कि 3/4x इज इक्वल टू 40 + 1 41, और 41 में से 32 माइनस कर दो, कितना हो गया बताओ, तो 3/4x इज इक्वल टू कितना हो गया, 9/4 है ना बच्चों, कितना हो गया 9/4। अब क्या करो नेक्स्ट स्टेप में, x को अकेला छोड़ दो और बाकी सबको उधर भेज दो। 4 डिवाइड से उधर चला गया मल्टीप्लाई में, और 3 मल्टीप्लाई से इधर आ गया डिवाइड में, तो 4 से 4 कैंसल आउट हो गया, 3 के टेबल में 9 चला गया 3 बार में, तो देयरफॉर x का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल लिया, 3 निकाल लिया। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको मिल गया 2 मार्क्स। ठीक है, इतना में आपको मिलेगा हाफ मार्क्स, इतना में आपको मिलेगा हाफ मार्क्स, वैसे ही इतना में मिलेगा आपको हाफ मार्क्स, और फाइनली आंसर में आपको मिलेगा हाफ मार्क्स। तो ये टोटल आप लोगों को 2 मार्क्स मिल चुके हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, विथ वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ अ ट्रायंगल एज अ सेंटर। इसका मतलब मान लेते कि ये ट्रायंगल है, ए बी सी क्या है, इनके वर्टिसेस है। अब क्या हुआ, 14 सेंटीमीटर के एक आर्क ड्रॉ किया गया
ए बी सी को सेंटर मानते हुए, तो ए बी सी को सेंटर मानते हुए यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ किए, यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ किए और यहाँ से भी हम एक आर्क ड्रॉ किए, ठीक है ना। ये तीनों हम लोगों ने क्या किया, एक आर्क ड्रॉ किया। अब क्या बोला है कि हम इस आर्क को रिमूव कर दिए, मतलब हम इस पार्ट को, ठीक है, इस पार्ट को और इस पार्ट को हम लोगों ने क्या किया, रिमूव कर दिया, ठीक है। बचा कौन सा पार्ट, ये बीच वाला पार्ट बचा। लेकिन क्या बोला है कि हम जो रिमूव किए हैं ना उसका एरिया निकालना है, ठीक है। मतलब ये जो रिमूव पार्ट है जो ट्रायंगल के, उनका एरिया निकालना है। तो एक बात बताओ, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला, ये एक सेक्टर नहीं बना रहा है ना, ये एक सेक्टर है। और वैसे ये भी क्या हो गया, एक सेक्टर है। और वैसे ये भी क्या हो गया, एक सेक्टर है। तो टोटल क्या दिख रहा है आपको, 3 सेक्टर्स दिख रहे हैं, है ना। टोटल क्या दिख रहा है आपको, 3 सेक्टर्स दिख रहे हैं। एक ये वाला सेक्टर्स आपको दिखा, एक ये वाला सेक्टर दिखा और एक आपको ये वाला सेक्टर दिखा। ये 3 सेक्टर हो गए ना। तो अगर हम ये तीनों सेक्टर के एरिया को अगर हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यही तो हम लोगों ने रिमूव किया है ना, तो इसी का क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, पहले इस सेक्टर का एरिया, ठीक है, तो मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है। वैसे ही अगर देखा जाए तो यहाँ पे थीटा जो है वो एंगल ए है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बाई 360 डिग्री, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बाई 360 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए बाई 360 डिग्री प्लस वैसे ही पाई आर स्क्वायर एंगल बी बाई 360 डिग्री, ठीक है। और वैसे ही पाई आर स्क्वायर एंगल सी बाई 360 डिग्री, ठीक है। ये तीनों को हम लोग अगर ऐड करते हैं तो ये रिमूव पार्ट निकल जाएगा। अब देखो तीनों में क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, अंदर में अच्छा 360 भी कॉमन है। अंदर में क्या बच गया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बचना, ठीक है, ये बचा। अब आप लोग बोलेगे कि आर कैसे कॉमन ले लिए, क्योंकि देखो सभी आर का जो रेडियस है वो क्या है, 14 सेंटीमीटर, मतलब तीनों का आर क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री बच गया इनटू, यहाँ देखो तो अगर तीनों ट्रायंगल के जो एंगल का सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। क्यों हो गया, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री के बराबर हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ये तीनों एंगल का सम हम लोग 180 लिख दिए। अब यहाँ देखो ये 0 से 0 कैंसल आउट, 18 के टेबल में ये चला गया कितने बार में, 2 बार में। तो क्या बचा, एरिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट क्या बचा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 बचा, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट कर दो, पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना दिया है 14, आर स्क्वायर है तो मतलब 2 बार 14 और नीचे में 2 ऑलरेडी है पहले से, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 2 के टेबल में चला, 2 के टेबल में 22 चला गया 11 बार में, 7 के टेबल में ये चला गया 2 बार में 14, तो कितना हो गया 11 इंटू 14 2 जा 28। अब ये दोनों को अगर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 1 0 10 3, तो 308 मीटर स्क्वायर, मीटर के सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फाइनली क्या निकल गया, मेरा सही जवाब हो गया कि जो मैंने रिमूव पार्ट्स निकाला था उसका जो एरिया निकला है वो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया उसका एरिया। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए ये क्वेश्चन आपको और में दिया जाएगा, ठीक है। जैसे 25 नंबर क्वेश्चन थे, टोटल 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया सेक्शन बी का। ये जो क्वेश्चन है ये और वाला क्वेश्चन है। आपको अगर वो आसान लग रहा तो आप वो बनाओ, या आपको ये आसान लग रहा तो आप ये बनाओ, ठीक है। तो देखो इस चीज को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो इस चीज को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन शोन इन दिस गिवन फिगर। अच्छा ये फिगर दिख रहा है,
इसमें से अनशेडेड एरिया आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये वाला है, ठीक है, ये अनशेडेड रीजन है, यही अनशेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। कैसे निकलेगा, चलिए एक बार यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम इस सबको मिला दे, देखिए अगर हम इसको इससे मिला दे, इसको इससे मिला दे, इसको इससे मिला दे और इसको इससे मिला दे, तो यहाँ पे देखो जो अनशेडेड एरिया है, ठीक है, मतलब अनशेडेड जो रीजन है उसका एरिया क्या हो जाएगा, ये एक सेमी सर्कल, ये दूसरा सेमी सर्कल, ये तीसरा सेमी सर्कल, ये चौथा सेमी सर्कल। अगर हम ये चारों सेमी सर्कल का एरिया को ऐड कर दे और साथ में यहाँ देखो, यहाँ क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम इस स्क्वायर के एरिया को भी ऐड कर दे, तो अगर हम चारों सेमी सर्कल के साथ इस स्क्वायर के एरिया को ऐड कर देंगे तो अनशेडेड रीजन फाइनली हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इनटू साइड, तो हमको वहाँ पे साइड का ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे जो सेमी सर्कल होता है उसका में रेडियस का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे ये दोनों हम लोग को गिवन नहीं है, हम लोग को क्या गिवन है, इतना सा पार्ट 3 है, इतना सा पार्ट 3 है, ऊपर भी 3, नीचे भी 3, और ये जो बड़ा वाला जो है वो स्क्वायर बना रहा है जो कि 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर का है। तो अब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए एक बात बताओ कि अगर हम लोग बात करें, यहाँ देखो ये पूरा 14 सेंटीमीटर है, तो अगर ये 3 है, ये 3 है, तो ये पार्ट कितना हो गया, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेंथ कितना हो गया बताओ। तो अगर हम इस सबको रिमूव कर दे तो यहाँ से यहाँ पार्ट का जो लेंथ है वो कितना हो गया। तो अगर ये पूरा 14 है, ये 3 है, तो 14 में से ये दोनों 3 को ऐड करके माइनस कर दो, तो कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। ये पूरा लेंथ कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दोगे तो ये वाला भी पूरा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक का तो रेडियस है, बात क्लियर है। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर का साइड है। तो इसका मतलब ये तीनों रेडियस को अगर मतलब 2 रेडियस और एक साइड को जोड़ेंगे तो ये 8 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब यहाँ तक समझने के बाद फाइनली अब हम लोग इसका आंसर करते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग आगे आंसर्स में इस चीज़ को देखते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं ना, मान लेते हैं कि लेट साइड्स ऑफ स्मॉल स्क्वायर ही कर देते हैं, ठीक है, ए मान लेते हैं, ठीक है। उसके साइड्स को क्या मान लिए, ए मान लिए। अब एक बात बताओ कि ये जो सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल का ये क्या हो गया, डायमीटर, और ये डायमीटर ये स्क्वायर का साइड भी है ना। इसका मतलब है कि जो साइड्स ऑफ स्क्वायर है वो किसके बराबर है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल के बराबर है, ठीक है। और दोनों को अगर हम लोग ए माने हैं तो ये दोनों क्या हो गया, ए हो गया। तो अगर साइड्स ऑफ स्क्वायर ए हो गया तो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि देखो दोनों बराबर है। समझ में आया आप सभी को बच्चों, ये दोनों बराबर है, क्योंकि यहाँ देखो ये वाला डायमीटर हो गया ना इस सेमी सर्कल का, और ये वाला इस स्क्वायर का साइड भी है, तो मतलब डायमीटर और साइड क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। तो ये दोनों मेरा क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। अब नाउ अब एक बात बताओ, ठीक है, कि ध्यान से देखना, ठीक है। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल प्लस साइड ऑफ स्क्वायर प्लस क्या हो गया, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, ये 8 के बराबर आ रहा है। ये क्या हो रहा है, 8 के बराबर आ रहा है। क्यों 8 के बराबर आ रहा, ये पूरा 14 था, ठीक है। अब यहां देखो ये क्या हो गया, ध्यान से देखना, ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट, ये पार्ट रेडियस हो गया पहला सेमी सर्कल का, तो देखो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। फिर ये क्या हो गया, साइड ऑफ स्क्वायर हो गया, देखो साइड ऑफ स्क्वायर हो गया। और फिर ये क्या हो गया, फिर से रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, फिर से रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। ये तीनों को ही जोड़ के 8 आ रहा ना, क्योंकि ये 3 है, ये 3 है, 3 3 6 हो गया, 14 में से 6 चला गया, कितना बचा, 8 बच गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दे, ये क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ ध्यान दो, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो गया, अगर
रेडियस ऑफ सेमी सर्कल प्लस रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, दो गो रेडियस को मिलाते हैं तो क्या बनता है, डायमीटर बनता है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, दो रेडियस को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो डायमीटर बन जाएगा, और प्लस साइड्स ऑफ स्क्वायर, क्या हो गया, ये 8 के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखो तो रेडियस ऑफ सेमी डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल का हम लोग क्या माने, ए माने हैं, और साइड ऑफ स्क्वायर भी क्या है, ए है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस ए इज इक्वल टू 8 आ गया। अब a प्लस ए कितना हो गया, 2a, 2a इज इक्वल टू 8 हो गया। तो a का वैल्यू क्या हो गया, 8/2, मतलब a क्या निकल गया, 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की मीटर, सेंटीमीटर। तो देखिए फाइनली हम लोगों ने a का वैल्यू निकाल लिया। इतना ड्रामा करने के बाद हम लोगों ने a का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो फाइनली अब हम लोग क्या करेंगे, जो अनशेडेड रीजन बोला था उसके वैल्यूज हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है ना, उसके एरियाज हम लोग निकाल लेंगे। तो देखो जब 4 सेमी सर्कल को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, तो नाउ एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन क्या हो जाएगा बताओ तो। एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन तो ये होगा ना कि एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल, ठीक है, 4 सेमी सर्कल को ऐड कर दो और प्लस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, ये दोनों के एरिया को ऐड कर दो और फिर क्या निकाल लो, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन निकाल लो। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल मतलब 4 है, और इनटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है, यही होता है ना, और फिर प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है। ठीक है, अब देखो सभी के वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे, 4 इंटू पाई को पाई रहने देते हैं, आर, आर क्या था, रेडियस, समझो आर क्या था, अगर डायमीटर ए है तो आर क्या हो जाएगा, a/2, आर क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा होता है ना, तो a/2 का होल स्क्वायर हो गया, मतलब चलो होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहां पे नीचे 2 था तो नीचे 2 रह गया। ठीक है, प्लस साइड इंटू साइड मतलब a इंटू ए, साइड को हम लोग a माने थे ना, तो a इंटू ए हो गया। अब यहां देखो 2 से ये कट गया 2 बार में, तो 2 क्या हो गया, 2 देखो, तो 2 पाई का पाई रह गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और प्लस यहां भी a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहां देखो ये कट गया 2 बार में, हो गया ना, तो क्या बचा, पाई a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ गया। सॉरी, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, a का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ना, तो पुट क्यों नहीं कर देते, a का वैल्यू 4 है ना, तो जहां जहां a है वहां पे 4 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पाई का पाई बच गया, यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और इसके नीचे 2 था, 2 रख दिए। अब यहाँ देखो 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16, तो 16 पाई प्लस 4 का स्क्वायर 16 और डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो 2 के टेबल में ही चला कितने बार में, 8 बार में, है ना, तो कितना आ गया, 8 पाई प्लस 16, तो ये क्या निकल गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया आंसर। ठीक है, आप पाई का वैल्यू को पुट करके सॉल्व भी कर सकते हो तो पॉइंट में आएगा, उतना जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोगों को फाइनली क्या बोला था, सॉल्व करने बोला था ना, इसका एरिया निकालने बोला था, और फाइनली हम लोगों ने इस चीज का एरिया निकाल लिया। एक बार अच्छे से देख लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तो हम तो बोलेंगे कि ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई मत ही करना। ठीक है, अगर आपसे बन जाएगा तो ट्राई करो, नहीं तो उससे आसान ये वाला क्वेश्चन था जो हम लोगों ने किया था, ये तुरंत बन गया था। ठीक है ना, तो जो और में आसान क्वेश्चन होगा जिसमें आपका टाइम कम लगेगा उसी को आप लोग सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, क्लियर है आप सभी को, ये क्वेश्चन देख लो अच्छे से। चलिए, तो फाइनली हम लोगों ने आज के वीडियो में सेक्शन बी को पूरी तरह से अच्छी तरह से हम लोग ने अच्छे से हर एक कंसेप्ट को, हर एक तरीके को, हर एक फॉर्मूले को सीख के हम लोग इसको फाइनली खत्म कर दिए इस वीडियो को। और टोटल
जितने भी क्वेश्चंस थे सेक्शन बी में वो सब आज हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन सी और देन सेक्शन डी और ई भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूँ। तो बच्चों फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।